नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीपी एडुकेयर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। एक बार फिर मैं आपके साथ भारद्वाज बात करते हैं ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी की जो रनिंग टॉपिक पर हम लोग उसमें बात कर रहे थे। फिजिकल इंडिया में भारत की भौगोलिक संरचना हम लोग पढ़ रहे थे और इसी कड़ी में जो हमारा पेनिनसुलर या कह सकते हैं प्रायद्वीपीय भारत, उसकी संरचना पर एक लेक्चर हो गया था, क्योंकि प्रश्नों का प्रारूप जिस तरीके से चेंज हुआ है हमें भी अपनी रणनीति वैसे ही बदलनी चाहिए। हमने पिछली बार भी कहा, हमेशा ये कहते आ रहे हैं, तो सीधे सीधे चलेंगे तो रास्ते टेढ़े मेढ़े हैं, तो बेटर वे रखिए, बस अपना स्पष्टीकरण बदल दीजिए। तो आज की क्लास में कल से हम कंटिन्यू करते हैं, एमसीक्यू के साथ में रखेंगे जिससे आपकी प्रैक्टिस होती रहे और आगे चल करके फिर हम टॉपिक एमसीक्यू दोनों को अलग कर देंगे नेक्स्ट जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, जिससे हमें अपने टॉपिक पर पूरा समय देने को मिले। अब ये इसलिए जिससे नए बच्चे हैं उनको देखें और समझें, कॉन्सेप्ट को भी समझ लें और प्रैक्टिस को भी समझ लें, इसीलिए किया गया। वहां के दिमाग में कोई नेगेटिविटी ना लाएं, जो भी प्रयास है वो बहुत ईमानदार और सार्थक है। कमियां तो होती रहती ऊपर वाले इस रचना में, व्यक्ति जैसे जैसे सीखता जाता है कमियां गलतियां कम से कम होती रहती है। हम भी सीखते हैं, आप भी सीखते रहिए। इसी बातों के साथ आज आगे बढ़ते हैं। कल क्लास में आपने पढ़ा था कि जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत है, इस प्रायद्वीपीय भारत की भौगोलिक संरचना जो है वो त्रिभुज के आकार की है और माना जाता है कि अरावली पर्वत से होते हुए राजमहल की पहाड़ियों से मेघालय का पठार इस पर्वत का पूर्वी विस्तार माना जाता है और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, ये इस तरीके से पर्वत श्रृंखलाएं हैं और इसके अंदर विंध्याचल, सतपुड़ा जैसी रेंज है और इसी कड़ी में दक्कन में भी कई ऐसे पठार हैं जो विस्तृत है, जैसे महाराष्ट्र का पठार, जैसे कर्नाटक का पठार, जैसे आंध्र प्रदेश में कर्नाटक क्षेत्र में गंडक वन का पठार और दक्षिण में तमिलनाडु का पठार। ये उच्च भूमियां हैं जहां पर कई छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएं पाई जाती हैं। इसमें अपने काम की चीजें निकाल लीजिए। जैसे महाराष्ट्र इस पूरे उच्चावच में हमें कई पर्वत श्रृंखलाएं मिलती हैं, जैसे अजंता, सतमाला, हरिश्चंद्र और बालाकोट। ऐसे कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियां, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियां ये मिलती हैं। किस स्टेट में कौन सी माउंटेन लेयर है हमें ये आना चाहिए, मैटर को अपने प्रश्नों के अकॉर्डिंग सांचे के अनुसार डालें। तो इस आधार पर आज लेक्चर आगे बढ़ाते हैं। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था भारत में कौन कौन से नॉर्थ पर्वत है, नीलगिरी, अन्नामलाई और पामीर की नाट, और एक सामान्य परिचय देते हुए हम आगे बढ़े थे। पर्वत श्रृंखलाओं का क्रम भी हो चुका था। आज की क्लास में बात करेंगे जो भारत के मेन मेन पर्वत हैं उनकी कौन कौन सी लेयर्स है, यानी माउंटेन एंड लेयर्स, पर्वत और उनकी श्रेणियां। एक माउंटेन जो कि कई लेयर्स में डिवाइड होता है, तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम होते हैं और पिछले क्लास में हम लोगों ने इसको समझा था। जैसे ट्रांस वाले में काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, जैसे मिडिल हिमालय में पीर पंजाल, धौलाधर, नागटप्पा और महाभारत। इसी कड़ी में हम बात करते हैं अरावली की। अरावली पर्वत अगर ये है, पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर इस पर्वत को हम अलग अलग श्रृंखलाओं में विभाजित करते हैं और इस आधार पर अरावली पर्वत, यही इनका क्रम होगा, जैसे जरगा, हर्षनाथ, रायसीना,
अब दो चीजें ध्यान रखनी है कि किस पर्वत श्रेणी की कौन कौन सी उप श्रेणियां हैं और क्या उनका क्रम होगा। अरावली पर्वत जो लगभग 800 किलोमीटर के आसपास है, एक अवशिष्ट सबसे पुराना पर्वत माना जाता है। और जब हम गुजरात से पूर्व की ओर चलते हैं तो गुजरात के आसपास इसको हम जरगा की पहाड़ी कहते हैं, राजस्थान के आसपास इसको हम हरनाथ की पहाड़ी कहते हैं, और दिल्ली के आसपास इसको हम रायसीना हिल कहते हैं। तो ये हो गया अरावली माउंटेन। आगे बढ़ते हैं। पहले एक काम लेयर से फ्री हो जाए, फिर किसकी कौन सी पीक्स है, ये सारी बातें सेक्शन वाइज करेंगे, जैसे सेक्शन में क्वेश्चन बनते हैं। और अगली सीरीज है विंध्याचल, इंडिया के मैप में भी देखते चलते हैं और अलग से भी हम उसको डिफाइन कर लेते हैं। ये अरावली, ये विंध्याचल, और उसी के नीचे सतपुड़ा भी लिख देते हैं ऐसे। अरावली की ये 3 लेयर, विंध्याचल को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और सतपुड़ा की 4 श्रृंखलाएं बना देते हैं ऐसे। विंध्याचल, अगर ये विंध्याचल माउंटेन है तो इसका पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर तो इसके पार्ट हो जाएंगे। अगर इसको हम 1 और 2 मान लें तो इस मैप में 1 और 2 ये होगा। ये है भारनेर, दैट इज कॉल्ड, कहीं कहीं किताबों में इसको भांडेर भी कहते हैं, और कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी इसका पूर्वी भाग है, ये इसका पश्चिमी भाग, यानी ये है कैमूर पर्वत श्रेणी। ये हो गया विंध्याचल। तो सर अगर डायरेक्ट पूछा जाए कि कैमूर पर्वत श्रेणी किस पर्वत श्रेणी की विशेषता है पर श्रृंखला की, तो आपका आंसर होगा विंध्याचल। 4 पर्वत दे दिए जाए, पर्वत, पठार, उच्चावत, जो भी समझे, और 4 उनकी उपशाखाएं सीढ़ियां दे दी जाए और कहा जाए सुमेलित करो, तो पीर पंजाल का जो संबंध मध्य हिमालय से है, लद्दाख का संबंध फ्रांस हिमालय से है, हर्षनाथ, जरगा और आसिना का संबंध जहां अरावली से है, वही कैमूर का संबंध विंध्याचल से, और महादेव मेघालय का सतपुड़ा से माना जाता है। ठीक, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन बनेंगे, इसी तरीके से आप क्वेश्चन की डिजाइन करें। नीचे दिए हुए कथनों पर ध्यान दें कि कैमूर श्रेणी विंध्याचल पर्वत का पूर्वी भाग है, पांडेर पश्चिमी भाग है, सही है गलत ये आपको तय करना है। तो कॉन्सेप्ट समझे रहेंगे तो ये आसानी से हो जाएगा। ये चल नहीं रहा भाई, लगे हाथ इसी में हम सतपुड़ा को भी ले आते हैं। सतपुड़ा पर्वत एक ब्लॉक माउंटेन माना जाता है और पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर सतपुड़ा रेंज अगर हमारी ये है तो ये रेंज जैसी दिखती वैसी नहीं है। सतपुड़ा 4 बिखरी हुई श्रृंखलाओं का एक समूह है और इन बिखरी हुई श्रृंखलाओं को पश्चिम से पूर्व की ओर चलने पर सबसे पहले जो नाम दिया जाता है वो है राजपीपला।
सतपुड़ा, महादेव और मैकाले। यानी इस मैप के अनुसार देखें तो ये महादेव है, ये मैकाले है। इस महादेव की में सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची पीक है जिसका नाम है अमरकंटक, और मैकाले में सॉरी धूपगढ़, धूपगढ़ जो है वो महादेव में है। तो सतपुड़ा माउंटेन की सबसे हाईएस्ट रेंज है जो नंबर 1 पर है, और मेघालय में नंबर 2 पर हाईएस्ट पीक है जिसका नाम है अमरकंटक। इसी अमरकंटक से तो नदियों का ओरिजिन होता है, उद्गम होता है। अभी साथ समझने की कोशिश करिए। और नदियां कौन कौन सी हैं? एक है नर्मदा जो इन दोनों के बीच से बहती हुई अब सागर में गिरती है, एक भ्रंश नदी, दूसरी सोन नदी जो जुड़वा बहन है, लेकिन उसका बहाव कैमूर पर्वत से होते होते आगे चलकर के गंगा में ये मिल जाता है। तो दोनों नदियों का उद्गम इसी क्षेत्र से होता है। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना है सतपुड़ा माउंटेन की जो रेंज है उसमें राजपीपला, सतपुड़ा, महादेव, फिर मैकाले, ये इसका सीक्वेंस होगा, क्रम होगा। तो किस पर्वत की कौन सी लेयर है ये भी ध्यान रखते हुए चलना है, और क्या उनका सीक्वेंस होगा क्वेश्चन अपने आप आपको दिखने लगेंगे। उसके लिए ही हम सैंपल भी लेके चल रहे हैं। कल कुछ एमसीक्यू मैंने कराए थे, अगर लगातार आप क्लासेस ले रहे हैं, देख रहे हैं, और बच्चे कुछ आज हो जाएंगी। तो इस आधार पर, क्योंकि साउथ में माउंटेन्स ढेर सारे हैं, मेटर भी ढेर सारा है, तो हम उसको कॉमन एनालिसिस से लेके चल रहे हैं कि ये तो पॉइंट है वो सब में कर रहे हैं। तो सारे एक साथ नदियां हैं तो एक साथ पीक है तो एक साथ सिटी है तो एक साथ, इससे समय बचेगा। वही चीज जहाँ किस्तों में पढ़ेंगे 7-8 पढ़ेंगे वो साथ हो जाएंगे। तो विंध्याचल भी हो गया, सतपुड़ा भी हो गया। इसी कड़ी में अब पश्चिमी घाट पर्वत की अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत की अलग से कोई लेयर नहीं है। आज बात यह है कि 16 डिग्री लेटिट्यूड जो कल आपने पढ़ा था वो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करता है। इसका ऊपर का हिस्सा जो है वो उत्तरी सह्याद्री हो जाता है, नीचे का दक्षिणी सह्याद्री। ये डिस्कस हम लोग कल कर चुके हैं, इसलिए इसको ड्रॉप कर देते हैं। इसी कड़ी में अब आता है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट एक बिखरी हुई श्रृंखलाओं का समूह है तो उड़ीसा में आंध्र प्रदेश होते हुए तमिलनाडु में मिल जाता है। और इस पूर्वी घाट में कई सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं जो हमें दिखाई पड़ती हैं। इससे नीचे तमिलनाडु पश्चिमी घाट पूर्वी घाट के ज्वाइंट पर है नीलगिरी की नाट जो हम लोग पढ़ चुके हैं, और अन्नामलाई की नाट भी हम लोग जान चुके हैं। तो अंदाजा मिल गया इसकी कौन सी लेयर है। नागरकोइल कार्डमम में आती है। इस सारी चीजें हो चुकी हैं। तो अब जगह नहीं बची है हमने यहाँ पे। इसी तरीके से जहां पश्चिमी घाट में 16 डिग्री अक्षांश उसको उत्तर दक्षिण में विभाजित करता है, सेम उसी तरीके से पूर्वी घाट को भी हम समझ सकते हैं। पूर्वी घाट एक बिखरी हुई श्रृंखलाओं की पर्वत श्रृंखला है जो आपने अभी फिगर में देखा था। तो इसमें हमें एग्जाम के तरीके से अगर समझना पड़े तो ये देखना पड़ेगा कि उत्तर से दक्षिण चलने पर ये पर्वत समूह जिन जिन राज्यों में फैला हुआ है, इसका विस्तार है, उनके क्या क्षेत्रीय नाम है, या ये कह सकते हैं उस पहाड़ी को उस राज्य में क्या नाम दिया जाता है।
और माना जाता है कि ये अगर महानदी है जिसका ओरिजिन मोहाना उड़ीसा से ये उसका मोहाना है, ऐसे तमिलनाडु में अगर कावेरी नदी है तो ये दो नदियां पूर्वी घाट की प्राकृतिक सीमा बनाती हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं पूर्वी घाट पर्वत जो उड़ीसा से आंध्र प्रदेश की से तमिलनाडु तक ये है पूर्वी घाट। पूर्वी घाट की चट्टानों का जो आधार है वो है हड़प्पा की चट्टान है। तो नदियों को लाए हुए कलेक्शन से समुद्र के खनिजों से इन चट्टानों को अपना बेस मिला, आधार मिला। इन चट्टानों में हमें चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, गंधक, जिप्सम, नमक, साल्ट ये सब चीजें मिलती हैं और इनको हम हड़प्पा की चट्टान बोलते हैं। पूर्वी घाट में हम एक चार्ट बना लेते हैं, इससे आप सब जानते हैं कि ये इधर तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है और ये है उड़ीसा। तो स्टेट वाइज अगर हम देखें, एक तरफ स्टेट और एक तरफ हिल्स। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए। अगर हम बात उड़ीसा की करें तो उड़ीसा में पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला में जो पर्वत श्रेणियां हैं उसमें एक है आपकी सिमलीपाल, महेंद्रगिरी, एक काम यहां पे मैं कर देता हूं, हिल्स ऑब्लिक लेयर, हम दोनों ही जोड़ देते हैं क्योंकि स्टेट वाइज है, हमको पढ़ना है। सिमलीपाल एक फेमस राष्ट्रीय पार्क भी है। अंसुपा हिल्स, धौली, ये उड़ीसा में। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे तो आंध्र प्रदेश हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, सीमांध्र। तो आंध्र प्रदेश में नल्ला माला, जिसको हम नल्ला मलाई भी कहते हैं कभी कभी, अन्ना मलाई और नल्ला मलाई, पंच मलाई, ढेर सारी है मलाई। ध्यान रखना कि अन्ना मलाई एक नाट है जिसे पन्नी, अन्ना मलाई और इलायची की पानियां आती है और इसी अन्ना मलाई लेयर में ही अनाईमुड़ी हाईएस्ट पीक पाई जाती है। लेकिन नल्ला और पंच मलाई ये पूर्वी घाट की एक श्रेणी है, इनका संबंध पूर्वी घाट से। तो अन्ना मलाई और नल्ला मलाई, पंच मलाई ये सब भाई भाई जरूर लगते हैं लेकिन हैं अलग अलग। तो आंध्र प्रदेश में नल्ला माला या नल्ला मलाई। इसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे, पालकोंडा, पालकोंडा और नालकोंडा, जितने कोंडा हैं वो आंध्र प्रदेश में। और इसी कड़ी में एक है पापी, पापी सबसे इंपॉर्टेंट है। नल्ला माला और पालकोंडा एग्जाम में पूछा जाता है, सुमेलित करें, कोट मिलाएं, किस पर्वत श्रृंखला की कौन सी हिल्स या श्रेणी है। अब इनका अगर सीक्वेंस भी आए तो आपको स्टेट वाइज ध्यान रखना है, इतना माइनर डिफरेंस लेके नहीं चलेंगे, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे, हम भी परेशान हो जाएंगे। थोड़ी सी संभावना है, थोड़ा सा रिस्क तो लेना ही जरूरी है। इन सबको अगर हम सीक्वेंस वाइज रखें तो थोड़ा कठिन हो जाएगा, लेकिन आप स्टेट वाइज चलेंगे तो पहले ये पता हो कि उड़ीसा में कौन सी है अंशुपा, आंध्र प्रदेश में कौन सी नल्ला माला पालकोंडा।
तो इसी तरीके से कुछ तमिलनाडु की भी हो तो आसानी से हम थोड़ा सा सेवन इनका जो सीक्वेंस है बनाने में सफल होंगे। बाकी अपने स्तर से एक आइडिया मैंने दे दिया, बाकी आप अपने स्तर से भी इसमें और मेहनत कर सकते हैं। किन किन चीजों को ध्यान रखना है, पढ़ाने का मेन उद्देश्य है ये है। तमिलनाडु में जावासी तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश दोनों में स्थित, बिल्कुल वैसे जैसे कल आपने पढ़ा था पुलगढ़ झील का हिस्सा आंध्र प्रदेश में भी है और तमिलनाडु में भी है। सेवराय शिवराय और पंचमलाई, ये भी आपकी तमिलनाडु में मानी जाती है। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि महानदी और कछड़ा के बीच, कावेरी के बीच पूर्वी घाट पर्वत बेसिकली 3 राज्यों से घिरा है। पश्चिमी बंगाल खाड़ी को सलामी देता है, एक पैरेलल समानांतर सीरी। और जब हमारा इंडियन प्लेट अफ्रीका से अलग होकर के हिमालय के रास्ते की ओर बढ़ा, हिमालय के बनने की ओर, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियां समुद्र में गिरती रही। धीरे धीरे उन अवशेषों से यह पर्वत श्रृंखला विकसित हुई, क्योंकि पुरानी श्रृंखला है इसलिए जगह जगह इसमें गैप है। गैप होने की पहली वजह नदियों का निकासी, दूसरा मानसून का अंदर की ओर शिफ्ट होना। तो इस तरीके से कह सकते हैं ये एक बिखरा हुआ पर्वत है, एक ऐसी माला है जिसके मोती बिखर गए। तो इस आधार पर पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखलाओं को हम समझ सकते हैं। तो ये सेक्शन आपका हो गया कि दक्षिण भारत में, प्रादेशिक भारत में कौन कौन सी पर्वत सीरीज है, कौन कौन सी नाट है, इसके बाद कौन कौन सी इसमें श्रृंखलाएं हैं। इसी कड़ी में आप लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक जो इसमें होगा वो होगा घाट या दर्रे। जैसे हिमालय में आपने कई पास पढ़े थे, काराकोरम, जोजिला, बोजिला, नाथुला, सिपकिला, बिल्कुल वैसे ही प्रादेशिक भारत में जो ऊंचाई बहुत ज्यादा नहीं है, क्योंकि पश्चिमी घाट एक हंस कगार पर्वत है जो सीधा सपाट है। तो सिंपल सी बात है, ऊंचाई थोड़ी सी औसत ऊंचाई अधिक है, 800 से 1200 मीटर औसतन। तो एक खड़ी दीवार के समान है पर्वत। दोनों छोर को मिलाने के लिए कुछ रास्ते बने जिनको हम घाट कहते हैं। तो इनमें से क्वेश्चन बनेंगे जो कि एक ही श्रृंखला है, तो इसको भी इसी में हम जोड़ देते हैं। छोटे छोटे टॉपिक हैं लेकिन ये आपको समझने में थोड़ी सी मदद करेंगे। ये है आपका पश्चिमी घाट, और इस पश्चिमी घाट में उत्तर से दक्षिण की ओर चलते हुए में ये 4 घाट मिलते हैं। नॉर्थ टू साउथ की सीरीज चलिए, इसमें पहला है थाल, भोर, पाल और सिंह। पिछले पेपर में ये क्वेश्चन था, हम इसलिए नहीं पढ़ा रहे कि क्वेश्चन था, क्वेश्चन तो बहाना है, इसी बहाने ये सब आपको पढ़ाना है। इससे पहले भी जाने कितनी बार मैंने पढ़ाया अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, तो आ गया तो आरो का हो गया, नहीं तो ये हर जगह आता है। तो ऐसे और भी प्रश्नों के लिए आप तैयार रहें। अब हिमालय से क्वेश्चन बन सकता है कि पश्चिम से पूर्व या पूर्व से पश्चिम की ओर चलते हुए हिमालय के दर्रों का सही क्रम होगा। ऑप्शन में दे दिया जाएगा सिपकिला, नाथुला, जेलेपला और बोमडिला।
तो आपको ये पता हो कि कौन सा दर्रा किस राज्य में है, तो आसानी से आप निकाल लेंगे। इन सारे तरीकों को मैंने पिछले क्लास में बताया, तो आप तरीकों को सीखिए और कुछ हमारी तरफ से, कुछ अपनी तरफ से चीजों को और जोड़ने की कोशिश करें। आप नॉलेज जो है वो कितने एंगल से घूमता है। तो इसमें जो क्वेश्चन बनेंगे, सबसे पहले इसकी एक हम टेबल ही बना देते हैं, उसी में सारी बातें आ जाएंगी। फिर कैसे इनको याद रखना है वो सब। यहां पर घाट लिख दीजिए, यहां पर उनकी लोकेशन क्या है, और यहां पर इनके प्लेस, संपर्क जिनको जोड़ता है। अगर सेकंड पूछा जाए तो मैंने पिछले क्लास में बताया था, आप अल्फाबेट या जो हमारी वर्णमाला है उसका प्रयोग ज्यादा किया करें। वो चीजें बिल्कुल सीधी सीधी रहती हैं जैसे। उसके बाद इस पर आते हैं, इसे थाल यानी टी वी पी एस, टी वी पी एस, ये सीक्वेंस इनका होगा। और टी की जो टोपी है थोड़ी सी हटा देते हैं ऐसे, तो ये बनेगा टीबीपीएस, सॉरी टी बीपीएस बनाम आईबीपीएस। ये जो आई है, आईबीपीएस बैंकिंग सर्विसेज से संबंधित जो एग्जाम होता है उसको हम बोलते हैं इंडियन बैंकिंग सर्विसेज, आईबीपीएस। तो हमने आईबीपीएस बनाम टीबीपीएस, तो आई के बाने टी की टोपी हटा देंगे तो बनेगा टीबीपीएस। तो इस इमेज से ये आपका याद हो सकता है। दूसरा तरीका है थाल यानी थाली, भोर का मतलब होता है सुबह, पाल का मतलब है पाल जी, अब कोटा कोटा है। तो एक बढ़िया सी लाइन बन जाएगी, थाल सजाने, जैसे गाना एक गीत है, थाल सजा के तुम्हें पूजने चले कहाँ हो, थाल सजा के किसे पूजने चले कहाँ हो मत वाले। तो थाल सजा के भोर में यानी सुबह सुबह पाल साहब पाल जी कहाँ गए, कोटा। तो पहले थाल आएगा, फिर भोर होगी, फिर पाल जी जाएंगे कोटा। इमेजिंग नो टेक्सेस, आप जैसे समझे तो एक तो तरीका ये हो, इसको अपने दिमाग में रखिए। अब इनके बारे में जो फैक्ट्स हैं उनसे क्वेश्चन बनेंगे, कि एग्जाम में आपके ऑप्शन ही 4 हैं और यहाँ भी ऑप्शन 4 है। तो देख लेते हैं जल्दी से। और ये सब चीजें आपको आती है, हमें पता है, फिर भी क्लियरिटी जरूरी है। थाल महाराष्ट्र, ये आपका मुंबई है। मुंबई से थाल घाट जब जाएंगे तो हम उत्तरी महाराष्ट्र से जुड़ेंगे, और इससे जाएंगे तो हम दक्षिणी महाराष्ट्र से जुड़ेंगे। उत्तरी महाराष्ट्र में जाएंगे तो आपको नासिक जैसे सिटी मिलेंगे, वो यहां पर मेंशन कर देता हूं। तो थाल घाट मुंबई को उत्तरी महाराष्ट्र से जोड़ता है। पहले नेशनल हाईवे नंबर 6 जो पुराना एनएच था इसी रूट पे था। उत्तरी महाराष्ट्र में इसी रूट पर आप जाएंगे तो नासिक, नागपुर, नागपुर, इसी रास्ते में पड़ते हैं, क्योंकि यहीं पर आपका नागपुर है, नासिक है, शिरडी साईं बाबा का क्षेत्र भी इसी क्षेत्र में आता है। ये उत्तरी महाराष्ट्र में जो है ना 6 से जुड़ा हुआ है। NH6 आपका जो है मुंबई के रास्ते से जाता है कलकत्ता, तो ये उत्तरी
महाराष्ट्र के जो शहर है उनको जोड़ता है, चाहे नासिक के अंगूर हो चाहे नागपुर के संतरे हो। जबकि भोर घाट भी महाराष्ट्र में है। ये मुंबई को दक्षिणी महाराष्ट्र से जोड़ता है। दक्षिणी महाराष्ट्र का मतलब है वो क्षेत्र जो शिवाजी का है, जिसमें पुणे, ठाणे, सतारा, रायगढ़, शिवगढ़ ये सब पढ़ते हैं। तो अब पुणे ठाणे ना पढ़े, बस लोकेशन के अनुसार पढ़े। महाराष्ट्र का जो उत्तरी हिस्सा है वो संबंधित होगा थाल घाट से, भोर घाट नीचे की तरफ। इसी कड़ी में पाल घाट। पाल घाट की खास बात यह है कि ये अन्नामलाई और नीलगिरी पहाड़ियों पर स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अन्नामलाई है, यहाँ पर नीलगिरी है, दोनों के मध्य ये पड़ता है। इसकी स्थिति स्टेट वाइज देखें तो केरल और तमिलनाडु में, और यहां पर लिख देता हूं ये अन्नामलाई और नीलगिरी के मध्य, और इसकी कनेक्टिविटी अगर देखें तो कोचीन को तमिलनाडु के कोयम्बतूर से जोड़ता है। और अब लास्ट में बचता है सिनकोटा। कभी कभी ऐसे भी प्रश्न आ जाते हैं निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा दर्रा है, घाट है जो पश्चिमी घाट में संबंधित नहीं है। तो उसमें ऑप्शन में कई ऑप्शन आ जाते हैं, लेकिन सिनकोटा होगा। तो ये भी केरल और तमिलनाडु से संबंधित है, और ये दर्रों में सबसे साउथेस्ट पास है। अगर हम सीक्वेंस बनाए तो यहाँ तो ठीक है टीबीपीएस, हिमालय के दर्रों की बात आपको मैं बता चुका हूँ, पुराने लेक्चर देखेंगे तो काराकोरम, फिर ग्रेट हिमालय में बोर्जला जोर्जला, मध्य हिमालय में बनिहाल और पीर पंजाल। उसके बाद फिर कोई दर्रा नहीं है। जब हम साउथ इंडिया में आएंगे तो सिनकोटा के बाद पर्वत श्रृंखला ही खत्म है, दर्रा भी खत्म है। तो हम कह सकते हैं जहां काराकोरम हमारा सबसे नॉर्थ ईस्ट पास है, वहीं सिनकोटा हमारा सबसे साउथ ईस्ट पास है। तो यहां पर आप चाहे मेंशन कर सकते हैं कि सबसे दक्षिणतम मिनट भाई, सबसे दक्षिणी यानी साउथ ईस्ट घाट या पास, और ये मदुरई जो, लेकिन चलो कोई दिक्कत नहीं, चाहे अप हो जाए डाउन, मदुरई को तिरुअनंतपुरम से कनेक्ट करता है। शॉर्ट में लिख रहा हूं, आप अपने तरीके से इसको लिख लीजिएगा। तिरुअनंतपुरम से मदुरई, तो 4 पास है, 4 ही ऑप्शन है ABCD। चाहे क्वेश्चन आ जाए मैच द फॉलोइंग, या सीधे आए सीक्वेंस जैसे पिछली बार आया था। तो इस तरीके से चीजों को समझें, जानें और आगे बढ़े। तो बड़ा टॉपिक है पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत। तो आज इसके बाद हम अगली क्लास में आपसे मिलेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की। जो कुछ भी चीजें बची हैं इसी श्रृंखला में आगे पार्ट 3 में लाएंगे। और अब इसमें जो चीजें बची हैं जैसे कौन कौन से स्टेशंस हैं और जो कुछ भी इसका कॉन्सेप्ट बचा कुचा है वो सब अब आ जाएगा। बाकी एमसीक्यू के माध्यम से एक क्लास लेंगे इसकी, तो जितने भी अच्छे अच्छे प्रश्न हैं उसमें वो सारे आ जाएंगे। फिर जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ेंगे तो नदियों के साथ इसको जोड़ देंगे।
तो इसी तरीके से चीजों को पढ़ते रहें, बोल बूम से घड़ा भरता है, तो एक क्वेश्चन धीरे धीरे आपका सफल होने के रास्ते को और बेहतर बनाता है। इन्हीं बातों के साथ मिलते हैं फिर, तब तक ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।